केरला में अगर यूडीएफ की वहां पर वापसी हो रही है तो क्रेडिट नहीं दीजिएगा राहुल जी को, प्रियंका जी को? केरला में दिखा रहे हैं, देखिए अगर केरला में दिखा रहे हैं तो जरा मैं आपके जो ये जो पोलस्टर्स होंगे इनसे मैं कहना चाहूंगा जरा इसमें आप ब्रेकअप दिखाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से मुस्लिम लीग इसमें बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरेगी। और अगर ये रिजल्ट आते हैं तो बैक सीट नहीं फ्रंट सीट ड्राइविंग मुस्लिम लीग की होगी, ये नोट करके मान लीजिए। पिछले चुनावों में भी जब ये आए थे तब 20 सीटें थी, जब पिछली यूडीएफ की सरकार थी तो 20 सीटें मुस्लिम लीग की थी। तो जरा कांग्रेस को कितना मिल रहा है और मुस्लिम लीग को कितना मिल रहा है। और खासकर याद करिए केरला में जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वी सतीशन थे, उन्होंने तो यह भी कह दिया था ना हमें जमाते इस्लामी से भी सपोर्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो जमाते इस्लामी जो कहता है शरिया के अनुसार शासन होना चाहिए। तो मुझे लगता है जरा इसका ब्रेकअप जब दिखाया जाएगा तो पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी, किसके हाथ में क्रेडिट होगा और किसके हाथ में डेबिट होगा और भविष्य में जाकर क्या होगा। कम से कम ब्रेकअप पे इतना ही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 14% तक वोट शेयर ले सकती है केरल के भीतर भी, यानी एक बड़ा फोर्स तो उभरेगा। लेकिन 0 to 3 सीट 11% शायद आपको इस बार नहीं मिले। पर तो अभी है 11% पर अभी लोकसभा के भीतर ही आपको मिल गए थे। 10 से 11% वोट शेयर तो बीजेपी का अभी था। लेकिन सुधांशु जी एक बड़ी बात यहां पर, क्योंकि तमिलनाडु का जिक्र आपने किया, आपने भी कहा कि ये चौंकाने वाली चीजें हैं। ये क्या दिखाता है? अभी भी भारतीय राजनीति में ऐसे चेहरों के लिए जगह है कि जो नया तरीके से पॉलिटिक्स कर सकते हैं, एक नई बात यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि एआईडीएमके के साथ आपका अलायंस चल रहा है और ऐसे में थर्ड पार्टनर वहां पर एक उभर रहा है। देखिए मैं पुनः इस कैविएट के साथ बोलता हूं कि ये चूंकि एग्जिट पोल है तो इसको परिणाम की तरह विश्लेषण नहीं करेंगे, परंतु जो दिखाई पड़ रहा है इसके दो निष्कर्ष बहुत साफ दिख रहे हैं कि डीएमके ने अपने भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को छुपाने के लिए जितना एंटी हिंदू, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, गोमूत्र वाले राज्य, बिहार वाले लोग, हम किसी को छोटा मोटा नहीं मानते, वो यहां टॉयलेट साफ करने आते हैं, जितनी भी नफरत की राजनीति की, इसके बावजूद ऐसा प्रतीत होता है यदि आपके इस एग्जिट पोल को सही माने कि तमिलनाडु की जनता उसे स्वीकार करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। यदि आपके इस विश्लेषण को सही माने तो इसका अर्थ यह हुआ कि तमिलनाडु में जो एक लीडर और पर्सनालिटी होनी चाहिए उसका बहुत महत्व है, और आपके इस सर्वे के अनुसार, इस एग्जिट पोल के अनुसार वह चीज प्रभावी होती दिखाई पड़ रही है। परंतु इसी के साथ यह भी है, यदि आपकी यह बात सही मान ली जाए तो जो विजय है, इन्होंने आकर यदि इनको इतनी सीटें मिलती हैं तो अभी यह भी देखना होगा कि इनके पास पूरा वो पॉलिटिकल संगठन, इंफ्रास्ट्रक्चर या उस प्रकार की व्यवस्था है या नहीं है, या किस रूप में चलेगी, क्या परिस्थिति बनेगी इस त्रिशंकु की स्थिति में, क्या डीएमके और टीवीके मिलकर सरकार बनाएंगे या क्या होगा, यह भी अपने आप में फिर बड़ा रोचक हो जाएगा। यदि दो बड़े दल मिलकर सरकार बनाएंगे ढूंढना पड़ेगा तमिलनाडु के भीतर। भी बहुत रोचक। आपने भी विजय के साथ बातचीत करने की कोशिश तो की थी, लेकिन विजय आपके साथ नहीं आए। और ये भी हो सकता है ना कि एक सवाल मैं जोड़ रही हूं कि वजह क्या है कि एडीएमके जिसके साथ आप हैं, क्या हालत में पहुंच गए हैं दोनों मिलके? देखिए मेरा पुनः मानना है कि यहां पर जो आपको यह ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, अंतिम परिणाम आने पर हो सकता है इसका स्वरूप कुछ बदला हुआ नजर आए, क्योंकि आपके में जो सैंपल साइज है और जो मार्जिन ऑफ एरर नॉर्मली 3% की होती है, तो कितना प्रतिशत वोट किसको मिल रहा है, क्योंकि अगर आप ये माने तो एआईएडीएमके का वोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और हो सकता है टीवीके का वोट कुछ पार्ट्स में कंसंट्रेटेड हो, तो वो चीज देखने के बाद पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। मगर यदि ऐसा दिखता भी, तो मैंने तो एक लाइन में कहा, इसका मतलब जो पर्सनालिटी का महत्व है तमिलनाडु की राजनीति में, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यदि आप शशि जी का एक सवाल है, पूछ लीजिए। सुधांशु जी, वैसे तो मैं सवाल 4 तारीख को आपसे पूछना चाहता था, लेकिन चूंकि आप मिल गए हैं तो मैंने कहा पूछ ही लो। आपने जहां तक पर्सनैलिटी की बात की तो काफी झगड़ा, झंझट, संघर्ष करके अन्नामलाई ने अपनी एक स्थिति बनाई थी, और उसका जब आप लोगों ने एआईडीएमके को अपना सीनियर पार्टनर बना लिया तो डाइल्यूट हो गई। तो इसका नुकसान आपको नहीं लगता हुआ भी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए कुछ एक यथार्थ समझने चाहिए। तमिलनाडु में ईमानदारी की बात है कि एआईएडीएमके ही हमारा सीनियर पार्टनर है। आज की अभी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की नहीं थी कि हम तमिलनाडु में मेजर पार्टनर का रोल प्ले कर सके। वो क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोग लगकर कार्य करते हैं,
आप याद करिए 2014 के बाद से जो संघर्ष किया गया, जो संगठन ने कड़ी मेहनत की, जो योजना बनाई गई, उड़ीसा में उसका प्रभाव 2024 में दिखा और इस बार बंगाल में वह प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो तमिलनाडु, और आप देखिए केरल में हमने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 45 साल का वर्चस्व तोड़ दिया डीएमके का। महाराष्ट्र में हम सीनियर पार्टी नहीं, अब बिल्कुल बहुत सीनियर पार्टी की स्थिति में आ गए। तो अभी तमिलनाडु उस स्थिति में हम नहीं है, मगर आप ये तय मानिए कि आने वाले वर्षों में तमिलनाडु में बहुत प्रभावी फोर्स के रूप में और एक दो चुनाव के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रभावी दल के रूप में दिखे। असम में अगर यही नंबर्स आते हैं तो आप इसकी वजह क्या मानेंगे इस जीत की? जरा असम पर अब आते हैं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी लोकप्रियता को एक बड़ा, उनको बहुत सीएम के तौर पर लोग 51% पसंद कर रहे हैं। और जो उन्होंने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा, अब देखिए ये वापस सत्ता में अगर आते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें भी बढ़ेंगी लोगों की। भाई घुसपैठियों को हटाइए, खाली बोलिए मत। देखिए जो कुछ इसमें दिख रहा है, इसमें कुछ भी असहज नहीं दिख रहा है। यह सहज और स्वाभाविक दिख रहा है जो असम में दिख रहा है। और यह भी दर्शाता है कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस ईमानदारी और दृढ़ता से कार्य किया है उसका यह पक्ष में है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने जिस प्रकार से प्रभावी काम किया है, एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट कितना हिंसा आतंकवाद से प्रभावित रहता था, आज असम में बंद, आगजनी, हिंसा, स्ट्राइक, ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। असम एक नए स्वरूप के रूप में उभरता हुआ, समझिए वहां पे नई चिप की फैक्ट्री लगने जा रही है। इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए, मुझे लगता है कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं गया होगा अपने कार्यकाल में, 70 बार से अधिक वो नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी असम से सांसद थे, इसके बावजूद वो इसके 1/4 बार भी नहीं गए होंगे, शायद इसके 1/7 या 8 बार भी नहीं गए होंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से गंभीरता से काम हुआ पूर्वोत्तर के लिए, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य असम, और असम के लिए जो कार्य हुआ और हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने जो काम किया है, उसकी एक सहज और स्वाभाविक परिणति। और दूसरा, एक लाइन में मैं कहूंगा, हो सकता है कि आपके यहां बैठे लोगों को कुछ आपत्ति लगे, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु में इनकी पार्टी डीएमके ने जिस ढंग से एंटी हिंदू बयान दिए, केरल में मुस्लिम लीग से गठबंधन है, और बंगाल और असम में घुसपैठियों के प्रति जो प्रेम है, तो मैं कहना चाहूंगा प्राचीन काल में जब राजा लोग आते थे तो एक उद्घोष किया जाता था, जब महाराजा धीराज फला फला आ रहे हैं, और क्या बोला जाता है, गौ ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज लगता है इंडी गठबंधन जब आता है तो पीछे से आवाज गूंजनी चाहिए कि मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, सनातन धर्म विध्वंसक, घुसपैठिया संरक्षक, फला 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 साहिब आलम जलवा अफरोज हो रहे हैं। मुझे लगता है इन दो वाक्यों में लगभग ये सारा का सारा सार है। इंडी गठबंधन की एक ही नीति है, हिंदुओं को जात पे लड़ाओ, मुसलमानों को खोपड़ी पे चढ़ाओ। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुओं को जात पे लड़ाओ, मुस्लिमों को सर पे चढ़ाओ। और कोई कहेगा आप तो बड़ा एक्सट्रीम बयान दे रहे हैं, तो इसी चुनाव में खड़गे जी ने क्या बोला आरएसएस और उसके लिए, कि अगर नमाज पढ़ रहे हो तो उसको देखना सांप की तरह है तो निकल के मारना। ये तो नहीं कहा पूजा कर रहे हो, ये नमाज पढ़ रहे हो क्यों बोला। ममता बनर्जी जी ने अपने घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों रखा। बांग्ला भाषा की तो बहुत बात करते हैं, इश्तेहार बांग्ला का शब्द तो नहीं है, तो अरबी फारसी का शब्द है जो उर्दू से आया है। सुधांशु जी, लेकिन कई लोगों की यह भी राय है कि ममता बनर्जी को लेकर महिलाओं में एक लोकप्रियता है, और उन्हें जब लगा कि इस बार बीजेपी जीत रही है तो क्या वो उनको जिताने के लिए निकली, ये भी एक तरीका हो सकता है इसको देखने का। मैं उसका भी उत्तर देता हूं। पहली बात तो जो आपने पूछा, आज सुरक्षा बलों की उपस्थिति में सिर्फ रत्ना देवनाथ जी की हूटिंग हो पाई, वो पिछला दौर होता तो शूटिंग तक हो जाती। ये पहला चुनाव गुजरा है पिछले लंबे समय के बाद जब किसी की हत्या नहीं हुई पोलिंग के दौरान। 2018 में तो 75 लोग मारे गए थे पंचायत चुनावों, 75। खैर, अब इसके ऊपर आते, और जो सुरक्षा बलों की लोग बात करते थे, ये भी कह दूं, पिछली बार 6 चरणों में चुनाव हुआ था, औसतन एक चरण में 1.5 लाख सुरक्षा बल थे। यानी अगर वो एक एक बार जाते होंगे तो आप समझिए 1.5 को 6 से गुना करिए तो लगभग 9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल पोजीशंस इंप्लॉयड थी। इस बार तो जब 2 ही चरणों में चुनाव हुए तो 3 गुना होना चाहिए था, फिर भी 2.5 लाख के आसपास थी। अब जो आपने बात कहने का प्रयास किया कि ममता जी की वजह से ज्यादा हो सकता, तो मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। जब वो पारित नहीं हो पाया और वो 2/3 बहुमत के अभाव में गिर गया,
तो ये इंडी गठबंधन वालों ने मेज थपथपा के हर्ष ध्वनि करते हुए जो ये अट्टहास किया था, वो किसके लिए किया था? किस बात की खुशी थी भाई? आप ये कहते हैं भाई हमें भी दुख है, हमारे ये जो संशोधन थे पारित हो जाता तो महिलाओं को, पर ये तो नहीं हुआ। क्या गजब की खुशी मनाई थी, क्या अट्टहास दिख रहा था, जैसे कोई दानवीय अट्टहास हो। मुझे लगता है वो हंसी, वो अट्टहास निश्चित रूप से हर बहन के गले में, हृदय में तीर की तरह जाके चुभा होगा, और उस तीर की चुभन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। यह परिणाम जो आएंगे, और वो निश्चित रूप से इंडी गठबंधन और ममता जी की पार्टी के विरुद्ध दिखाई पड़ेगी। चला आशुतोष, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी? नहीं, मैं सुधांशु जी का एक फैक्ट कर देना चाहता हूं। पिछले बार 858 कंपनियां थी, इस बार 2550 कंपनियां, यानी 1/3। अगर इस बार 2 लाख के आसपास है तो पिछली बार रहे होंगे करीब 70,000 के आसपास, जो सीआरपीएफ की टुकड़ियों की बात कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, प्रशंसा कर रहे हैं आप। नहीं, वो 1.5 लाख कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख, फिर उसको 9 से गुणा कर दिया तो 7 से गुणा कर दिया तो 9 लाख हो गए। ठीक है, चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले महीने में भी अभी बताया जा रहा है कि वहां पर ये टुकड़ियां तैनात रहेंगी। तो सीएपीएफ अगर वहां पर तैनात है सेंट्रल आर्म अगले आदेश तक, अगले आदेश तक तैनात, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। मानव जायसवाल जी, आप कुछ पेपर ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो अच्छा है ना कि कम से कम। मैं पेपर नहीं दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था कि आज उदय नारायणपुर हावड़ा में एक 81 वर्षीय बुजुर्ग, उनकी हत्या हो गई। चुनाव आयोग ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। हमने अपने अलग तरीके से उसका क्लैरिफिकेशन लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, वो गिर गए, उनके बेटे उनके साथ में थे, वहां अस्पताल में उनको ले जाया गया, और उसके बाद पहुंचने के पहले ही उनको मृत घोषित कर दिया गया था। तो उसका क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से उनका माथा फटा है, उनका माथा फटा है, वो वीडियो है, वो धक्का उनको मारा गया है, ये भी वीडियो है। अब अगर हम चुनाव सेंट्रल पुलिस फोर्स का कोई जवान क्यों एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का मारेगा? एक सेकंड मानव जी, देखिए दादा, आप चिल्ला चिल्ली करके कोई फायदा नहीं है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के हमारे जो सैनिक हैं वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बिना वजह का जाके ऐसे ढकेल के मार रहे हैं, आप ये बता रहे हैं? थोड़ा तो सोच के बोलिए, क्यों मारेंगे? मेरे ख्याल से उनको नहीं, वो ये सवाल पूछना चाह रही है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के व्यक्ति क्यों किसी बुजुर्ग को मारेंगे, क्या वजह से जाके? और चुनाव आयोग उसमें अधिकृत तौर पर अगर हाँ जी मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आज सुबह भी तारकेश्वर में, सदगछिया में और कुछ एक इलाके में, फाल्ता में, सेंट्रल फोर्सेस ने लाठीचार्ज करी है महिलाओं के ऊपर। ये पूरा बंगाल जानता है, और पूरा बंगाल ने देखा, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन नहीं बताया। सुधांशु जी, 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए, 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए। एक सेकेंड, हाँ, उसमें 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल सही बात अभी बता रहा हूं उस पर। पहली बात तो इनको ध्यान रखना चाहिए, चुनावी हिंसा होता है गोली, बम, पत्थरबाजी, इनसे किसी की मृत्यु होना। अगर किसी की स्वास्थ्य कारणों से दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई तो उसको आपने चुनावी हिंसा, और देखिए कितनी बड़ी बात है कि उसको कह रहे हैं चुनावी हिंसा। जब दर्जनों मरते थे तो कोई हिंसा की बात नहीं, बम, कट्टे, गोली, उससे तो कोई वो नहीं होता था। अब आ रहे हैं 27 लाख के विषय के ऊपर। अब देखिए यहीं पर एक समस्या है। आज मैं दर्शकों के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि आप कल्पना करिए कि आईपैक के दफ्तर पर ममता बनर्जी खुद क्यों गई थी फाइल को कब्जा करने। कुछ उसमें ऐसा था कि कुछ लोगों के ये ऐसी एक थ्योरी है कि बैक डेट से कागजात बनाए जा रहे थे ताकि उन घुसपैठियों को वोटर बनाया जा सके, और ये डर था कि वो साथ में ना आ जाए। अन्यथा इलेक्शन स्ट्रेटजी में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इतना घबराने की बात है कि हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी, मतलब तृणमूल के सारे नेता बेकार थे, तृणमूल के कार्यकर्ता बेकार थे, मानव जायसवाल जी बेकार थे। ये तो आपका एजम्पशन हो गया ना, एक आउटसोर्स एजेंसी। सुधांशु जी, अब 27 सुधांशु जी, ये तो आपका एजम्पशन हो गया। अब 27 लाख ट्रिब्यूनल के सामने जब हियरिंग हुई, जितनी हियरिंग हुई है, उन सभी को वहां पर अलाउ किया गया वोटिंग करने के लिए। 136 लोगों की हियरिंग हुई, उनको कहा गया कि आप वापस वोट दे सकते हो, जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में चुनाव आयोग ने दूर किया था। 1036 लोगों की वापस हियरिंग हुई, उनको दूसरे चरण में वोटिंग के लिए अलाउ किया गया है। जिनकी हियरिंग हुई उनको अलाउ किया जा रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 37 लाख लोगों की जिनको हटाया गया था, जुडिशियल प्रोसेस में उनको अंदर किया गया है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो मैंने ये कही कि जिस ढंग के कार्य किए गए, ये अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कोई मुख्यमंत्री पर्सनली किसी प्राइवेट कंपनी के डाटा को बचाने के लिए। अब आइए इसके ऊपर देखिए, चुनाव आयोग ने और न्यायालय ने
चुनाव आयोग और न्यायालय ने इस विषय के ऊपर पूरी तरीके से तर्कसंगत काम किया। उन्होंने कहा भाई जिनके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, अगर वो सामने रख रहे हैं तो उनको अनुमति दी गई। अब यदि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रख पा रहा है या वो सामने ही नहीं आ रहा है, वो प्रकट ही नहीं हो रहा है, तब तो फिर अपने आप में वकालत करने वालों की जो नियत है वो संदेह के घेरे में आ जाती है।